हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है। वेलकम, स्वागत है आप सभी का करियर्स मेकर एकेडमी की फिजिक्स क्लास में। मैं हूं शोभित पांडे और आज अपन करेंगे जैसा कि वादा था न्यूमेरिकल थोड़े से बड़े लेवल के। किसके? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के वो न्यूमेरिकल जो थोड़े से टफ पड़ जाते हैं या कैलकुलेशन करने में अपन को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, उन न्यूमेरिकल्स को अपन संभालते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं अच्छे लेवल पे, और कुछ क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। 8 क्वेश्चन का पैकेज है, तो वो अपन आज करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है जिसको फॉर्म करके आईआईटी जेईई 2015 में क्वेश्चन आया था। तो पहले मैं आपको उसका एक सिंपल फॉर्म बता रहा हूं, उसके बाद अपन उसको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में करेंगे। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ रेक्टेंगुलर प्लेन ड्यू टू इनफाइनाइट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस प्लेन शीट का। एक प्लेन शीट है, उसके बगल में एक वायर रखा हुआ है। ये तार में चार्ज है क्या? यस सर चार्ज है, तभी तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है। तो ये है लैम्डा डेंसिटी, और मतलब इस वायर पे चारों तरफ चार्ज होगा। तो चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। तो मैंने कुछ दूर पे एक प्लेट रख दी, प्लेट या शीट। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से जाएगी वो कैलकुलेट करना है। मतलब वही फ्लक्स इस शीट में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी उसी को तो फ्लक्स कहते हैं भाई। जैसे कि ये वायर है और इस वायर पे चार्ज है, तो इस वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी चार्जेस में से। मैंने यहाँ पर एक शीट रख दी, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से भी क्रॉस कर रही होगी। तो वही अमाउंट अपन को फाइंड आउट करना है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन दैट रेक्टेंगुलर शीट ड्यू टू दैट वायर। बहुत बहुत आसान सवाल है, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो करके देखते हैं। मैंने डायग्राम बना लिया है। ये इनफाइनाइट वायर है, लैम्डा इसकी डेंसिटी है, और ए डिस्टेंस पर, याद रखें यहां पर अगर डिस्टेंस आप ए नहीं लेंगे तो गड़बड़ है। क्वेश्चन आप क्या रहे, मतलब क्वेश्चन में अगर ए नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसमें कि सिमेट्रिक डिस्टेंस नहीं होगी। तो ए डिस्टेंस पर एक शीट है, और उस शीट के रेक्टेंगुलर है तो उसके डायमेंशन है 2a और l लेंथ है, 2a विड्थ है। अब क्योंकि ये 2a है और सिर्फ ए डिस्टेंस पर ये वायर है, तब ये सिमेट्रिक क्वेश्चन हो गया। और अपन इसको कर सकते हैं अब क्यूबॉइड का गॉसियन सरफेस लेकर। कैसे सर? देखो, इधर मैंने क्यूबॉइड फॉर्म किया। क्यूबॉइड या क्यूब होता है जब अपन के पास ये स्क्वायर होता है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर, तो क्यूबॉइड लेंगे, है ना। और ये जो है वो आप 2a ले लो, और ये जो है वो आप l ले लो, और 2a से यहां पर यहां तक डिस्टेंस हो गई आपकी a। तो ये रहा हुआ है, समझ में आया? ये रहा वो वायर, डिस्टेंस 2a है पूरा। तो वायर का डिस्टेंस कितना हुआ क्यूब से? a। तो क्या अब आपको समझ में आया कि सिमेट्री से क्यों हो सकता है? क्यूबॉइड का पूरा ऊपर वाला साइड कितना दे रखा है? 2a, मैंने ले लिया 2a, उसका a डिस्टेंस पे वायर जा रहा है। तो क्या दोनों तरफ बराबर बराबर डिस्टेंस है a और a? यस सर। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से क्रॉस करेगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से क्रॉस करेगी, इसलिए ये सिमेट्री का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं होता तो लोचा हो जाता भाई। तो अपन को क्या करना है इस केस में? इस केस में तो अपन के लिए बहुत आसान है। सिंपलेस्ट मेथड से अगर मैं आपको बताऊं तो इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं, ये सब हटा लेते हैं। यहाँ पर सबसे सिंपल तरीके से बता रहा हूं। इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी ऊपर वाले फेस से, क्या वो क्रॉस करेंगी? एक क्यूब है और ये वायर है, तो जो ऊपर वाला सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर रहेगी, क्रॉस करके जाएंगी क्या? नहीं जाएंगी। समझ में आया? नीचे वाले की तरफ से सरफेस पर रहेंगी, क्रॉस करके जाएंगी क्या? क्रॉस करके नहीं जाने वाली, सरफेस को टच करते हुए रहेंगी। पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्रॉस करेगी, यहां से क्रॉस करेगी, पीछे वाले दरवाजे से क्रॉस करेगी और आगे वाले दरवाजे से क्रॉस करेगी। तो कुल कितने फेसेस से फ्लक्स पास होगा? 4 फेसेस से, ऊपर वाले से और नीचे वाले से फ्लक्स सरफेस को टच करता हुआ रहेगा। समझ में आया ना? जैसे एक कार्टून का डब्बा लिया, कार्टून के डब्बे पे तार फंसाया, आप इमेजिन करो ऊपर वाले सरफेस पे तो वो प्लेन रहेगा, नीचे वाले पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगी। क्रॉस कहां से करेगी? ऊपर और नीचे से तो क्रॉस नहीं करने वाली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकल रही है। तो पीछे वाले से, आगे वाले से, इधर वाले से और इधर वाले से। प्रॉब्लम सॉल्व अपन की। तो अपन ने क्या किया कि अपन लिखते हैं कि टोटल फ्लक्स ड्यू टू 6 फेसेस। इसका गॉसियन सरफेस क्या हो गया? क्यूबॉइड। तो टोटल फ्लक्स ड्यू टू 6 फेसेस कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन के पास एक फेस से, या अगर मैं कहूं कि यहां पर कुल कितने फेस से निकल रहा है? 4 फेस से। समझ में आया ना अपन को? कितने फेस से? 4 फेस से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू 4 फेसेस, तो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया आप लोगों को? 4 फेसेस से, अभी 6 फेसेस से नहीं गुजर रहा, 4 फेस से। तो
टोटल फ्लक्स ड्यू टू 4 फेसेस 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। 6 फेस नहीं सॉरी, एक फेस से कितना, 6 फेस से इतना गुजर रहा है, तो एक फेस से कितना पास आउट होगा, q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब आपन के क्वेश्चन में कितने फेस से पास आउट होना है, 4 फेस से, तो आपन के लिए आंसर कितना हो जाएगा, q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। और q को अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इनटू एल। इनफाइनाइट वायर काउंट करोगे क्या, नहीं, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ वाला चार्ज ही तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, बाकी निकाल रहा होगा, पर वो बाकी इससे थोड़ी ना पास होगा। इस शीट से कितना फ्लक्स पास होगा, तो उसके लिए यहां पर चार्ज होना चाहिए। चार्ज कितना होगा, लैम्डा इनटू एल। याद है अपन को, लैम्डा इक्वल्स टू q अपॉन एल था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो डिवाइडेड बाय 4 क्यों आया, क्योंकि 4 फेसेस से ही फ्लक्स पास आउट हो रहा है, 2 फेसेस से पास आउट नहीं होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अभी ये क्वेश्चन तो क्लास इजी सा था, बट मैं आपको इसका एक और तरीका बता सकता हूं करने का। वो तरीका कहलाता है कन्वर्जन ऑफ 3D टू 2D। 3D से 2D में बदल देंगे क्वेश्चन को। कैसे, देखते हैं। इसको उतारना, ये सिंपल लेवल पर बोर्ड में आता रहता है, ठीक है। अब देखो इधर, इसका टॉप व्यू बनाओ। टॉप व्यू ऊपर से देखोगे ना इस चीज को, तो क्या दिखाई देगा, ये वायर ऊपर, इसको पेन को आप आगे से ऐसे देखोगे तो क्या डॉट दिखाई दे रहा है ना, है ना। तो ऐसे में इसको ऊपर से देखूंगा तो क्या दिखाई देगा, डॉट। ये रहा वो डॉट, और ये चीज क्या दिखाई देगी, एक शीट की तरह। फिर शीट ऐसे थोड़ा दिखाई देगी, इसको आप ऊपर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, ये कैसे। इसको एनक्लोज कर लो एक सिलेंडर में, सिलेंडर। मैंने कहा था गॉसियन सरफेस कोई सा भी हो, फ्लक्स पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो हमने क्या किया, सिलेंडर। आप लोग ये जानते होंगे कि सिलेंडर को आप ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, ये पेन एक सिलेंडर है, ऐसे दिखाई दोगे तो ये आपको सर्कुलर दिखाई देगा। तो ये हो गया वो सर्कल, तो ये टॉप व्यू हो गया इसका। बहुत इजी तरीका हो जाएगा टॉप व्यू। टॉप व्यू में इस वायर से और इस शीट के बीचों बीच तक का डिस्टेंस कितना है, a। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया अपन का a, और ये डिस्टेंस है अपन का, इसको साइड आउट कर दे तो 2a। टॉप व्यू है, गड़बड़ मत करना। टॉप व्यू में आपको यही दिखाई देगा 2a। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई a, और ये डिस्टेंस भी कितनी हुई a। अब एंगल निकालो, एंगल ये कितना होगा, एंगल 45, और ये एंगल कितना होगा 45। टोटल एंगल कितना हो गया 90। टोटल एंगल कितना हो गया 90। 360 डिग्री अगर होता तो फ्लक्स कितना होता, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 360। तो 90 डिग्री में 45 और 45 डिग्री में कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 360 इंटू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 अपॉन 4 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 अपॉन 4 लैम्डा इंटू एप्सिलॉन नॉट। आंसर अपन का वही आया। अब यहां पर अपन को कुछ चीजें चेंज कर दी अपन ने। यहां पर क्या कर सकते हैं अपन, वो सुनो। दो चीजें हैं, दो चीजें आपको यहाँ पे सीखनी है। पहली चीज तो ये एंगल कैसे आया, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक क्वेश्चन करने हैं तो पहली बात तो एंगल कैसे आया, और दूसरी बात है अपन ने सिलेंडर में एनक्लोज किया है तो क्या ये सही है या कुछ गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे। तो मेरी बात को इमेजिन करना, मैं आपको कुछ चीज दिखा रहा हूं। ये प्लेट है, ये वायर था, वायर का टॉप व्यू है। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इधर भी। आपको सिर्फ इसमें से निकालना है, बोलो हाँ। अब इसके पीछे मैं सिलेंडर बनाता हूं, तो सिलेंडर को सिर्फ इतने इतने को देखो अगर आप, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सिलेंडर से पास होंगी क्या, बताओ। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेट से क्या उतनी सिलेंडर से, हाँ। तो अपन क्या आसान रहेगा अपन के लिए, प्लेट लेना सिलेंडर लेना, सिलेंडर लेना। इसको देखो, देखते ही आंसर आ रहा है। तो पहली चीज तो हमको ये समझ में आया कि क्या सिलेंडर लेने से अपना गॉसियन सरफेस का काम पूरा हो रहा है, तो ये आपका सॉल्यूशन है, कहां तक हो रहा है। दूसरी चीज एंगल कैसे निकालना, तो एंगल होता है बेटा टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का, कितना a, बेस कितना a, 1 आया। टेन थीटा में 1 कब आता है, 45 डिग्री। तो ये दो चीजें आपकी हेल्प करेंगी फर्दर क्वेश्चन करने में। तो इस तरीके से सेकंड मेथड से भी आप एंगल निकाल के कर सकते हो। जहां पे सिमेट्री नहीं होगी वहां पर आपको यही करना है। तो अब अपन एक ऐसा क्वेश्चन करने आ रहे हैं जिसमें सिमेट्री नहीं है। चलिए देखिए,
तो अगला क्वेश्चन क्या है क्लास? अगला क्वेश्चन लैंग्वेज तो वही है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर प्लेन ड्यू टू इनफाइनाइट वायर ऑफ डेंसिटी लैम्बडा। क्वेश्चन वही है, डायग्राम चेंज। डायग्राम में ये जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस थी अभी तक a, वो अब हो गई है √3/2a। अब आप इसको क्यूबॉइड नहीं ले सकते, लेके देख लो, आपसे हो नहीं पाएगा क्योंकि सिमेट्री नहीं है। इसका साइड कितना है a और ये कितने डिस्टेंस पर है क्यूब। तो क्या अब आप इसको क्यूब के अंदर फिट करके इसको बीचों बीच में से पास कर सकते हो इस वायर को? नहीं, वो जब ही हो सकता था जब ये साइड हो 2a और डिस्टेंस हो a, तभी आप वायर को बीच में प्लेस कर सकते थे। अभी आपके लिए फंस गया क्वेश्चन। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो मैंने ट्रिक बताई उससे भी कर सकते हो। एनक्लोज सरफेस लेना है, गॉसियन सरफेस। थोड़ा दिमाग लगाओगे कौन सा गॉसियन सरफेस है, समझ में आ जाएगा। हेक्सागन। क्यों क्यों कह रहा हूं हेक्सागन? शायद मेरे को पता है, इसलिए आप लोग देखो, आपको समझ में आ जाएगा। हेक्सागन में ये रहा है ना, टॉप व्यू है। वैसे तो हेक्सागन पूरा ऐसा होता है ना, ऐसा 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 दोनों तरफ से। पर अपन तो 2 डायमेंशनल व्यू ले रहे हैं, टॉप व्यू। यहां से पास होगा वायर, ठीक है, ये वायर है। अब यहां से लेकर, वायर से लेकर, और ये वो शीट है, ये वाली जो शीट है वो ये रही रेक्टेंगुलर। और ये जो है वो है वायर, और ये कितना है a। ठीक है क्लास, a। अब ये डिस्टेंस भी a, ये डिस्टेंस भी a, और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी a/2, और ये डिस्टेंस हो जाएगी a/2। को बताएगा ये डिस्टेंस कितना होगा, करके देखो। a² प्लस a/2 का बड़ा बड़ा लिखता हूं, a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो a² प्लस a²/4, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस होगा ना, सॉरी, हाँ माइनस होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, एंगल तो ये है और ये, हाँ, तो आपको माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a²/4, 3a²/4, तो √3/2a। यहां से यहां तक का डिस्टेंस √3/2a। क्या इस क्वेश्चन में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस √3/2a ही है? यस। तो अब समझ में आया कि इसको टॉप से देख रहे हो आप, हेक्सागन ऐसे दिखाई देगा टॉप से, फेसेस प्रॉपरली तो दिखाई देंगे नहीं, ये दिखाई देगा 2D में। और वायर में क्या दिखाई देगा, पॉइंट दिखाई देगा। अब वायर से लेके हेक्सागन की किसी भी एक साइड तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दे रखा था, इस शीट तक का डिस्टेंस √3/2a। वो शीट मैंने ये वाली मान ली। क्या मेरा वायर से लेके शीट तक का डिस्टेंस √3/2a है? हाँ सर। तो क्या क्यूबॉइड लेना था यहाँ पर? नो सर। क्या लेना था? रेक्टेंगल हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, सॉरी, रेगुलर हेक्सागन लेना था। तो ये अपन का क्वेश्चन होगा रेगुलर हेक्सागन लेकर। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब रेगुलर हेक्सागन अगर मैं लेता हूं तो अब बताओ कि कितने फेज हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 फेसेस से कितना फ्लक्स पास आउट होता है? Q/ε0। टोटल फ्लक्स हेक्सागन से हमेशा क्या सिखाया था, टोटल फ्लक्स शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे हेक्सागन से टोटल कितना फ्लक्स पास आउट होने वाला है? Q/ε0। बट एक फेज से कितना होगा? 1 फेज से फ्लक्स कितना पास आउट होगा? Q/6ε0। क्या यही अपन का आंसर है? यस सर, क्योंकि मेरे को तो थ्री फेस से निकालना था। क्वेश्चन में मेरे को रेक्टेंगुलर शीट बोली थी, रेक्टेंगुलर शीट हेक्सागन में कोई एक ही फेस हो सकता था, वो मैंने ले लिया था, किसी का भी ले सकता हूं। समझ में आया क्वेश्चन कैसे टापना है? समझ में आया? अच्छा, क्या इसको आप उस तरीके से कर सकते हैं? यही इसका आंसर है। क्यू को क्या लिखना है बस आगे चल के, λ×L 6ε0 आंसर। बताओ, ऐसा हलवा क्वेश्चन दिया था आईआईटी दे ही नहीं। बहुत आसान है, जब तक आपको ट्रिक पता है जब तक आसान है। अच्छा, इसको आप पर वो सिलेंडर और एंगल वाले से कर सकते हैं क्या? करके बता देता हूं।
वो एक ब्रह्मास्त्र तरीका है जिसको तुम कहीं पर भी छाप सकते हो। इसको टॉप से देखो आप, तो वही ये रहा वायर, ये रहा वो सिलेंडर, और ये रही वो साइड। अब ये साइड आपन के लिए गौर करें, ये पूरा साइड ए है, ए पूरा साइड ए है ना। और क्वेश्चन में यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, तो मतलब यहां से लेकर यहां तक का हो गया a/2, और यहां से लेकर यहां तक का हो गया a/2, 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 और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में है 3/2a, दिखाई दे रहा है ना, 3/2a। वो और बड़ा बनाओ, दिख रहा है यार। अब ये बताओ ये एंगल कैसे निकालना है, बताया था अभी, सिखाया था, tan थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है a/2 अपॉन √3/2a, a से a जाएगा, 2 से 2 जाएगा, 1/√3, 1/√3 tan थीटा में कहां पर आता है, जिसको नहीं याद वो वैसे करके देख सकता है कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा वो अपॉन अपॉन। तो यहां पर अपन के पास ये कितने डिग्री पर आता है, tan थीटा 1/√3 होता है 30 डिग्री पर, मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये एंगल कितना हो गया अपन का 30। इसी तरीके से सिमिलरली ये वाला एंगल हो जाएगा अपन का 30, तो टोटल एंगल कितना हो गया 60। अब इधर देखो 360 डिग्री अगर मैं बात करता तो टोटल फ्लक्स कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 डिग्री पर कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 360, डिवाइड में आ जाएगा, वही बात है। तो 60 डिग्री में कितना होगा, 60 अपॉन 360 इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया तुम्हारा 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन लिखेंगे ये। क्या सेम आ रहा है क्या, यस सर, सिंपल था। समझ में आया अपन को क्या हुआ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अपन ने दोनों तरीके से कर लिया, तो सारे ही क्वेश्चन दोनों ही तरीके से पॉसिबल है। चलिए मेरे को उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। अब इसको उतार लीजिए, फिर अपन करते हैं तीसरा क्वेश्चन। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो अपन का लगभग लगभग कुछ करा हुआ सा है, बट इसकी वैरायटी है 3-4, तो वो तीनों चारों क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। शुरुआत इस क्वेश्चन से कर रहे हैं। क्या सवाल है, देखिए सवाल ये है कि वैसे तो जो पूरा क्वेश्चन सीबीएसई में 2012 में आया था होता है स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी होती है, बट इस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा था। स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अ क्यूब विद, उसके बाद पूछा अ क्यूब विद ईच साइड ए इज कीप्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय, मतलब इस क्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है अपन को, कैपिटल E इक्वल्स टू CXI कैप। तो ये बच्चे क्रॉस समझ बैठे थे, क्रॉस नहीं है, एक्स है, एक्स यानी कि डिस्टेंस होता है। सी क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, वेयर सी इज अ पॉजिटिव डायमेंशनल कांस्टेंट, सी एक कांस्टेंट है। देन फाइंड आउट, दो चीजें पता करनी थी क्वेश्चन में, पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, और दूसरा नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो अगर फ्लक्स निकल जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन नॉट का, तो चार्ज आ जाएगा। तो अभी अपना फोकस है क्या कहते हैं, फ्लक्स निकालने पर। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आई कैप लिखा हुआ है, E इक्वल्स टू CXI कैप, C कांस्टेंट है, X डिस्टेंस है, I कैप डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रही है, Y एक्सिस पे नहीं है, Z एक्सिस पे नहीं है। तो E along Y axis is 0, E along Z axis is 0, ये दोनों 0 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड Y एक्सिस पे Z एक्सिस पे 0। अब जैसे मान के चलो ये है मेरे पास, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो किस किस सरफेस को कट करेगी, क्रॉस करेगी। ऊपर वाले सरफेस से तो सरफेस टू सरफेस जाएगी, क्रॉस तो ऐसे करती, तो ऊपर वाले सरफेस को नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड साइड से भी ऐसे टच करते हुए जाएगी, इस साइड से भी और नीचे से भी। क्रॉस बस एक तो ये सरफेस होगा और एक ये सरफेस होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर आ रही होती तो ये और ये वाले सरफेस से क्रॉस होता, ऐसे आ रही होती Z एक्सिस पे तो ये क्रॉस हो रहा होता, Y एक्सिस पे आ रही होती तो ऐसे, और Z पे आ रही होती तो ऐसे, X पे आ रही है तो ऐसे। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट यहां पर काम में आने वाले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसका साइड जो है इधर लिख लेते हैं A, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में है, और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा n कैप, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा
और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो इस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इधर थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, इसको अपन बोलेंगे लेफ्ट साइड, और ये हो जाएगी आपकी राइट साइड। राइट साइड में थीटा कितना है 0 डिग्री। समझ में आया? तो आप चाहो तो लिख सकते हो लैंग्वेज में कि द फ्लक्स थ्रू द 4 फेसेस, कौन कौन से 4 फेसेस, फ्रंट, बैक, टॉप एंड बॉटम। फ्रंट, बैक, टॉप एंड बॉटम। फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, फ्लक्स 0। कारण अगर कोई पूछे तो कैसे समझाओगे? तो आप लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर होगा, इधर का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ऐसे आगे वाले का एरिया वेक्टर आगे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, पीछे वाले का एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो वो अपन का थीटा थीटा सब 90 हो जा रहा है। ठीक है, तो अपन का बचेगा बस फ्लक्स लेफ्ट एंड फ्लक्स राइट। तो फ्लक्स लेफ्ट प्लस फ्लक्स राइट इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू लेफ्ट फ्लक्स का मतलब ई डॉट डी ए कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड का, प्लस ई डॉट डी ए कॉस थीटा ये राइट हैंड साइड का हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट कर रहे हैं। पहली बात तो थीटा 180 है, एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो कॉस 180 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ठीक है, यहां पे निकालते हैं वापस इलेक्ट्रिक फील्ड। ई एल फॉर्मूला क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का? सी एक्स आई कैप। तो आई कैप तो डायरेक्शन बता रहा है, आप लोग को निकालना है मैग्नीट्यूड। तो सी तो कांस्टेंट था, ठीक है, एक्स क्या था? डिस्टेंस। अब ओरिजिन से इस स्पेस का डिस्टेंस कितना है? ए। ये क्वेश्चन में गिवन था डायग्राम, ये ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है क्यूब। तो ओरिजिन से क्यूब के लेफ्ट वाले फेस तक का डिस्टेंस कितना हुआ? ए। तो ये हो जाएगा अपन का ए। समझ में आया क्या? और राइट साइड का फ्लक्स तो सी एक्स आई कैप अगेन, बट यहां पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा? अब इस वाले फेस का डिस्टेंस कितना है? तो यहां से लेकर यहां तक का ए, और क्यूब का साइड कितना? ए। तो टोटल यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया अपन के पास? 2a। और आई कैप तो डायरेक्शन बताया। तो ये हो गया अपन के पास लेफ्ट के लिए और राइट के लिए। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। ई कितना हो जाएगा अपन के पास? सी ए, देखिए कॉस 180 चल रहा है यहां पर, और ये हो जाएगा सी ए इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर ए स्क्वायर, सॉरी एरिया वेक्टर नहीं एरिया, क्यूब का साइड कितना है? ए। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर, इसका एरिया, ये तो स्क्वायर हो गया ना। क्यूब का एक फेस क्या होता है? स्क्वायर होता है, जिसका साइड ए है तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, और cos 180। ये हो गया पूरा सॉल्व आपका। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट लिखना है क्या? नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? ई तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया था ई, इसका इंटीग्रेशन करना था। डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो गया? ए स्क्वायर। तो क्या अपन की कंप्लीट वैल्यू चल रही है? यस। तो इंटीग्रेशन लगाना है क्या? नो सर। यहां पर ये वाला राइट हैंड साइड वाला कितना था? 2ca, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और cos 0। तो अपन का फ्लक्स ये हो जाएगा सी ए क्यूब माइनस का cos 180 -1 होता है, तो सी ए क्यूब -1 प्लस 2c a क्यूब cos 0 1। तो ये हो जाएगा, ये वाली टर्म पहले लेता हूं, 2c a क्यूब माइनस c a क्यूब। तो आपका आंसर आ गया c a क्यूब। अब एक बात बताओ मेरे को कि क्या सी की वैल्यू अगर गिवन होती और साइड गिवन होता तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता? यस सर, एग्जैक्ट आंसर पा लेते। अब अगर चार्ज निकालना है तो फ्लक्स कितना होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या अपन? यस सर। तो क्यू इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना आया था अपन का? सी ए क्यू इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये अपन का आंसर था। तो ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था, इसका एक छोटा सा सोल्यूशन है, इसको आप उतार लीजिए। अब करते हैं अपन अगला सवाल। ये अपन का अगला क्वेश्चन है क्लास। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए इधर, कि एक क्यूब है, उस क्यूब को अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है,
और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वैल्यू दिख रही होगी अपन को 5ax प्लस 2b। 5a ये मतलब इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया, कुछ फंक्शन टाइप का दे दिया, थोड़ा सा सीबीएसई ने और टफ बना दिया इस क्वेश्चन को, ये मॉड्यूल में भी है। ठीक है, कैसे करेंगे क्या करेंगे देखते हैं। 5ax प्लस 2b, x मीटर में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैपिटल A एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10 है, कैपिटल B कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 5 है। वही करना है, नेट फ्लक्स एंड चार्ज पता करना है। क्वेश्चन देखने में टफ लगता है जब ये लैंग्वेज में आता है, बाकी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करना है, जरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखते हैं, है ना। सबसे पहला काम है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखेंगे इस साइड और इस साइड, क्योंकि आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्स एक्सिस पर ही, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स, तो क्या ये वाई पर और जेड पे भी डिपेंडेंट है? नहीं है, मतलब सिर्फ ही किस पर डिपेंडेंट हो गई, एक्स पर। तो क्या अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस ही निकालना है, वाई जेड निकालना ही नहीं है, क्योंकि वाई और जेड पर फ्लक्स जनरेट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ओनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो अपन ये मान सकते हैं कि अपन की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। तो वही वाली बात होगी कि यहाँ पर आगे और पीछे फ्लक्स जीरो होगा, फ्लक्स ऑफ टॉप, फ्लक्स ऑफ बॉटम, फ्लक्स ऑफ फ्रंट एंड फ्लक्स ऑफ बैक इज जीरो। थोड़ा लेफ्ट फ्लक्स एंड राइट फ्लक्स, तो लेफ्ट फ्लक्स और राइट फ्लक्स के लिए अपन को लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और राइट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी होगी। फ्लक्स तभी तो निकाल पाओगे। आओ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एल, एल का मतलब लेफ्ट, ये है वो लेफ्ट साइड। अब यहां पर सबसे पहले ई, तो 5ax प्लस 2b, x यहां पर कितना हो जाएगा क्लास, ये वाला जो फेस है क्या ये ओरिजिन पर ही रखा हुआ है? यस सर, देखो गौर से, तो इस फेस का ओरिजिन से डिस्टेंस यानी कि x जीरो हो जाए। भाई जब एक क्यूबॉइड रखा ही x ओरिजिन पे है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी ओरिजिन से? जीरो। तो यहां पर x कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये वाली पूरी पार्टी हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो अपन का ये खत्म हो गया। अब ई एल इज इक्वल्स टू ये पूरी टर्म जीरो, 2 इंटू बी बचा, बी की वैल्यू है 5, तो 2 इंटू 5 आंसर आया 10 न्यूटन पर कूलम। ये अपन की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 10, समझ में आया आपको? अब राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही 5ax प्लस 2b, तो 5a की जगह कितना रखना है? 10 x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है क्लास अपने पास? 10, बट ये जो 10 है वो क्या है? वो सेंटीमीटर है, तो क्या अपन इसको मीटर में बदलेंगे? यस सर। तो अपन ने लिखा 10/100। तो ये समझ में आया अपन को, अपन ने 100 क्यों किया यहाँ पर? क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, मीटर में बदला तो 10 टू की पावर -2 लग जाएगा। 10 टू की पावर -2, -2 का मतलब नीचे ले आऊं तो +2, और +2 का मतलब 10 टू की पावर +2 का मतलब 100, +2 इंटू बी, बी तो एक्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है, इधर लिख दूंगा सिर्फ और सिर्फ 5। तो ये देखिए 5 इंटू 10 50, इस 50 से ये कट जाएगा 100 2 बार, और ये कट जाएगा 10 5 बार। तो राइट हैंड साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 प्लस 10 यानी कि 15 न्यूटन पर कूलम। दोनों आ गए। अब अपन चलते हैं यहाँ पर सवाल की तरफ। यहाँ पर अपन को लक्स निकालना है, सॉरी फ्लक्स निकालना है। लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड, ई बाहर आ जाएगा वो सब ठीक है। ई डॉट डी एस कॉस थीटा प्लस ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ई कितना हो जाएगा? अब ये लेफ्ट लिख दो और इधर राइट लिख दो। तो लेफ्ट पे पहली बात तो थीटा निकाल लो, तो लेफ्ट का एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा बोले तो 180, राइट का ये राइट है ये लेफ्ट है, एन कैप भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर ई कितना है क्लास? लेफ्ट हैंड साइड पे ई है 10, इधर रखा अपन ने 10, बाहर आ गया। ds का इंटीग्रेशन होगा और cos 0 प्लस इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड है अपन की 15, तो ये हो जाएगा cos 180, ये राइट है। हाँ उल्टा कर दिया मैंने, हाँ लेफ्ट में सॉरी 180, लेफ्ट में 180 और राइट में 0, फ्लक्स इक्वल्स टू 10। अब ds क्या है? देखो cos 180 की जगह तो माइनस लग जाना है, ठीक है वो लिख दूंगा अभी, ये लगा तो चलो माइनस लगा दिया जाए। अब बचा मेरा ds का इंटीग्रेशन होगा पूरा एरिया। कौन सा पूरा एरिया? ये वाला पूरा एरिया, ये वाला जिससे फ्लक्स पास होगा। अब ये बताओ मेरे को, जैसे कि ये
ट्यूब का ये फेस है, इसका साइड कितना है अपन का 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, और हर 10 के संग 10 टू की पावर -2 लगेगा क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर में है, तो नीचे 10 टू की पावर -2 का एक तो ये 100 हो गया और दूसरे का ये 100 हो गया। उम्मीद है मैं समझा पा रहा हूं आपको कि 10 टू की पावर ये 10 सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में बदला, ये हो गया, पर एरिया कितना होता है, एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो दूसरा 10 ये रहा, उसका मीटर स्क्वायर वाला कार्यक्रम ये रहा, प्लस 15, सेम इसकी कहानी घड़ी जाएगी साहब, 10 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 100। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और एक जीरो से ये जीरो कट गया, इधर तो माइनस का 1/10 आया, प्लस 1 2 1 2 15/100, तो 15/100 अपन ऐसे लिखते हैं 15/100, ठीक है। तो पहले लिख देंगे 15 वाली, 15/100 माइनस 1/10, इसका एलसीएम ले लेना भैया, 100 आ जाएगा, तो ये 115 माइनस 10 ये हो जाएगा तुम्हारा 5/100 1/20 0.05, ये आपका आंसर 0.05 को अपन 5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर पर कूलम मीटर स्क्वायर आंसर। आया मजा? कुछ नहीं था, क्वेश्चन देखने में अजीब सा लग रहा था, बाकी सब काम आराम से। अब अगर मेरे को चार्ज निकालना है तो Q = 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 5 कितना है अपन का 5 इंटू 10 टू की पावर -2 और ये 8.8 ले लो 10 टू की पावर -12, तो ये हो जाएगा लगभग 4.43 इंटू 10 टू की पावर -14 कूलम। इतना चार्ज इस क्यूबॉइड में फिक्स। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? बहुत आसान सा काम है। अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली क्योंकि वो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का मिक्सचर था, दिक्कत। उतार लीजिए सवाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपन के सामने क्लास, मैं पढ़ देता हूं अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको। A hollow cylindrical box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter square is placed in 3D. The electric field in that region is capital E is equals to 50 x I cap. 50 x I cap. E is in Newton per coulomb और x is in meter, मतलब ये x जो है वो डिस्टेंस है, मतलब अलग से बोलना नहीं है कि डिस्टेंस है, मीटर में है, जाहिर सी बात है डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक हॉलो सिलेंडर को जिसका लेंथ 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर बना दिया अपन लोगों ने, उसको इस तरीके से रखा गया है, मतलब ओरिजिन से 1 मीटर की डिस्टेंस पे ही रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे ही है क्या? यस सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 50 x I कैप, तो x यहाँ पर वही डिस्टेंस है, तो अपन को वही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये बताओ कि 3 सरफेस होते हैं सिलेंडर में, एक ये वाला, एक ये वाला और एक कर्व सरफेस। डेरिवेशन तब करवाई हुई है, तुमको पता है। कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होता है और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अपन की एक्स एक्सिस पर है, क्वेश्चन कह रहा है। इधर का एरिया वेक्टर हो जाएगा एन कैप इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। थीटा कितना? अगेन 180। यहां पर एरिया वेक्टर इसका वही परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यहां पर थीटा कितना हो रखा है 0 डिग्री। तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे क्या कह रहा हूं। अब सबसे पहला काम करो कि सब टोटल फ्लक्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले फ्लक्स और राइट हैंड साइड वाले फ्लक्स का कॉम्बिनेशन है। समझ में आया? क्योंकि कर्व सरफेस का तो 0 हो जा रहा है, तो अपन लिखेंगे कर्व सरफेस वाले का। आप चाहो तो लिख सकते हो कि जो कर्व सरफेस है उसका फ्लक्स एंगल 90 डिग्री होने की वजह से 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब अपन को तो बस ये 2 कंप्लीट करने हैं। तो लेफ्ट हैंड वाला कैसे लिखते हैं, देखिए। लेफ्ट हैंड वाला मतलब ये वाला, तो अपन ने लिखा E डॉट ds cos थीटा, ये लेफ्ट वाला हो गया, प्लस ये राइट वाला हो गया E डॉट ds cos थीटा। तो फ्लक्स 5 E बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, वो है कितना वो यहां पे निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 50x, x यानी कि डिस्टेंस। अब बताइए ओरिजिन से ये सिलेंडर कितने डिस्टेंस पर है? 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये x की जगह मैंने कितना रख दिया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई 50, डायरेक्शन आई क्या,
इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में 50x। अब यहां से लेकर राइट हैंड साइड तक का डिस्टेंस 1 मीटर प्लस 1 मीटर 2 मीटर। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा x की जगह 2 मीटर। तो राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 100 न्यूटन पर कूलम आई क्या। ठीक है क्लास, चलिए तो आपको दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। तो लेफ्ट हैंड वाली हो जाएगी अपन की 50 और ds। अब ds को इंटीग्रेट करूंगा और cos 180 प्लस e फिर से बाहर, यहां पर 100 है, ds और cos 0। अब ds बोले तो स्मॉल एरिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया क्वेश्चन में गिवन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है आपको, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा इसको हटा के फ्लक्स इक्वल्स टू 50 25 पर वो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 टू की पावर -2 और एक और -2 लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर में तो बदलोगे ना इसको। और cos 180 कितना हो जाएगा -1 प्लस 100 और यहां पर फिर से हो जाएगा अपन का 25 इंटू 10 टू की पावर -2 10 टू की पावर -2 cos 0 पर। चलिए ये स्टेप हो गया अपन का। अब ये -50 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 100 लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। समझो बात को, 10 टू की पावर -2 10 टू की पावर -2 दोनों नीचे आ गए प्लस 100 25 100 इंटू 100, ये तो पूरे चला गया और ये 50 से गया 2 बार और ये 25 से गया 4 बार। तो 5 टू माइनस का 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 माइनस का 1/8। सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने। 50 से 100 गया 2 बार और 25 से वाला 100 गया 4 बार। हाँ सही। और ये 100 से तो पूरा कट गया, 25 से जाएगा सीधा 1/4 बार प्लस 1/4। तो 5 टू 1/4 माइनस का 1/8 तो 1/8 बचा, यानी कि 0.125। तो अपन का प्लस 0.125 आया समझ में। आया समझ में। तो ये आपका आंसर हो गया। ये अपन के पास आई इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम यूनिट लिखना चाहूंगा। देख लो आदत बनी गई। ये फ्लक्स आ गया। तो देखो कैलकुलेशन कुछ ऐसा नहीं था, दो मेरे को समय इसलिए लगा क्योंकि मेरे को आपको पूरा बताना था। अदरवाइज आप देख लो कि अगर आप इसको जानते हो न्यूमेरिकल को कितना आसान है। 5 मिनट में टोटल क्वेश्चन हुआ, जबकि मैं आपको समझाते समझाते कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको 1.5 से 2 मिनट में आराम से कह सकते हो अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो। अच्छा चार्ज और पूछा था, चार्ज तो आप अपने आप निकालना, Q/ε0 फ्लक्स इनटू ε0 इक्वल्स टू Q। फ्लक्स आपन को मिल गया 0.125 और 8.854 इंटू 10 टू की पावर -12। समझ में आया क्लास। ये आपको क्वेश्चन करना है, अपने आप करना है। ये 2013 में आया था सीबीएसई में, 2013 में। इसका आंसर कुछ 8.807 इंटू 10 टू की पावर -12 के आसपास का था, देख लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सीबीएसई का 2013 का। इसको उतारिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाजी क्लास, तो ये अपन का अगला क्वेश्चन है। ये आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको अपन डिस्कस कर लेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ये है कि इस बार जो सिलेंडर रखा हुआ है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, मतलब आधा इधर है और आधा इधर है, देख सकते हो आप लोग, ये ओरिजिन है। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर इधर है और 10 सेंटीमीटर उसके इधर है, टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x = <0, मतलब इधर इधर इधर, तो -200 आई कैप है, और x > 0 मतलब इधर इधर +200 आई कैप है। और इसका अब क्रॉस सेक्शन एरिया ना देकर रेडियस दे दिया है, r = 5 सेंटीमीटर। Then we have to find the net electric flux and net electric charge enclosed in that cylinder. तो आप सिस्टमेटिक तरीके से करिए, कर्व पे नहीं होगा, लेफ्ट निकालिए राइट निकालिए, एक स्टेप करिए। πr² लगाना पड़ेगा अपन को इसके लिए, πr², इसका एरिया r गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 रख के करिए और मेरे को आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अभी अपन उठाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला सवाल है क्लास, थोड़ा सा टिपिकल देखने में लगता है। इन अ प्राइमरी मॉडल ऑफ एटम द न्यूक्लियस कंसिस्ट प्लस जेड चार्ज। एक एटम का अगर मैं कोई प्राइमरी मॉडल कंसिस्ट करूं तो उसके न्यूक्लियस में प्लस जेड चार्ज होता है, ठीक है। द न्यूक्लियस एनक्लोज्ड बाय द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज, जिनको अपन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या एम्बेडेड होता है, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये प्राइमरी मॉडल की बात चल रही है, अभी उसमें वो मत लगाने लग जाना बोर मॉडल वगैरह, ठीक है। प्राइमरी मॉडल के हिसाब से बताया, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कैपिटल आर रेडियस में, ठीक है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। स्मॉल आर डिस्टेंस पे मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और दो कंडीशन दी थी कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर और स्मॉल आर इज लेस देन आर। मतलब रेडियस से बड़ा बाहर होना चाहिए और एक रेडियस के अंदर होना चाहिए। तो ये अपन को मतलब एटम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होती है बाहर वो पता लगाना है, और अंदर कितनी जनरेट होती है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है, फ्लक्स का सवाल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है, ठीक है। तो ये एटम बना दिया मैंने, ये न्यूक्लियस बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये रेडियस बना दी आर। अब सबसे पहले तो मेरे को अगर मैं आउटसाइड बात करता हूं तो ये डिस्टेंस हो गई मेरी स्मॉल आर। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ। देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था चार्ज अपन का, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। तो नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। नेट फ्लक्स अगर जीरो है तो क्या मैं यहां पर एक कह सकता हूं कि फाई अगर जीरो है तो E डॉट डी एस भी जीरो होगा। तो E कितना हो जाएगा, जीरो। गॉस लॉ से भी कर सकते हैं अपन। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके एक स्टेप पहले देखो तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट समेशन Q। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो Q कितना हो गया, जीरो हो गया। तो फ्लक्स आउटसाइड कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। दूसरा मेथड मतलब लॉजिकल इंटरफेरेंस का मेथड। वो क्या होता है सर, कि पॉजिटिव चार्ज जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, नेगेटिव चार्ज उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर लाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, बाहर, जीरो हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। तो ये तो हो गया अपन का आउटसाइड का गेम। मिटा देता हूं, आउटसाइड कितनी होती है एटम की वजह से, जीरो। ये पुराने मॉडल के हिसाब से क्लास, ठीक है। अब आता है काम की चीज जो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि इनसाइड कितना मामला होगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको मैं चीज बताऊं कि गड़बड़ कहां हो सकती है। ये तो रहा न्यूक्लियस, अब ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये पुराने मॉडल के हिसाब से इन्होंने प्राइमरी मॉडल के हिसाब से। अब अगर मैं यहां से लेकर यहां तक निकालता हूं तो गॉसियन सरफेस यहां निकालना पड़ेगा। यूज में गॉस लॉ कर रहा हूं, तो कितना चार्ज है इनक्लोज्ड है, वही तो फ्लक्स बनाएगा, वही ये वाला चार्ज है अंदर जो चार्ज है। तो ये डिपेंड करेगा अपन के स्मॉल आर पर। क्या पे डिपेंड करेगा, स्मॉल आर पर और डेंसिटी। तो स्मॉल आर के हिसाब से मेरे को काम करना पड़ेगा। जो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है बस वही फ्लक्स जनरेट करेगा। अब यहां पर अपन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो थर्ड एप्लीकेशन है ना, नॉन कंडक्टर वाली। बट यहां पर एक गड़बड़ और है कि अंदर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो अपन को अलजेब्रिक सम लेना पड़ता है। तो देखो क्या करने वाले हैं यहां पर, समझना बात को। सबसे पहले तो ये कि ये स्मॉल आर है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये रेडियस है कैपिटल आर, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स है बाहर, अपन को ये डिस्टेंस दिया मान लो। तो यहां पर कितना चार्ज इंक्लूड है वो अपन का सबसे ज्यादा मेन की पॉइंट है। तो देखो चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, ठीक है क्लास। पूरा स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। उतने में कितना चार्ज है भाई, मैं एक एक करके आपसे बात कर रहा हूं। उतने में चार्ज है ZE, पॉजिटिव चार्ज ZE। तो पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, ZE अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं अंदर वाले स्फीयर की। ये इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, ZE 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो आपका आंसर आया कि यहां पर जो चार्ज है वो कितना है, तो आपका आंसर
ये वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज की बात चल रही है, नेगेटिव चार्ज की बात चल रही है, पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं चल रही है, नेगेटिव चार्ज की बात चल रही है। ठीक है, माइनस कर ही लेते हैं, चलो नेगेटिव चार्ज की बात चल रही है। तो नेगेटिव चार्ज इन गॉसियन सरफेस, तो माइनस ZE स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये आ पड़ता है Q आ गया नेगेटिव। ठीक है, और Q पॉजिटिव कितना है, इतने ही स्पेयर में। Q पॉजिटिव तो न्यूक्लियस में ही है ना क्लास, तो न्यूक्लियस में तो पहले भी ZE चार्ज था, न्यूक्लियस में तो अब भी ZE चार्ज रहेगा, तो न्यूक्लियस के चार्ज पर कोई चेंज नहीं आया। तो मैं बोल सकता हूं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो ZE है, नेगेटिव चार्ज है वो ZE स्मॉल r क्यूब कैपिटल R क्यूब है। तो टोटल चार्ज समेशन Q ZE प्लस माइनस ZE R क्यूब कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। टोटल समेशन के लिए तो प्लस करते हैं, बट वो वाला चार्ज है कैसा, नेगेटिव। ठीक है ना, तो अपन का Q समेशन Q आ जाएगा ZE माइनस ZE R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, ZE कॉमन 1 माइनस स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, स्मॉल r क्यूब माइनस कैपिटल R, ये अपन का चार्ज जो एनक्लोज होगा। बात समझ में आई? अब लगा दो आप इसमें गॉसियन लॉ। तो फ्लक्स फाई, फ्लक्स के हिसाब से करना, फ्लक्स के हिसाब से करो, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका ये वाला फॉर्मूला होता है E डॉट ds, समझ रहे हो? इसका एरिया वेक्टर कहीं पर भी लूंगा ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो हमेशा कॉस्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो ये जो E डॉट ds इज इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q कितना लिख सकता हूं मैं, ZE R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब कैपिटल R क्यूब। अच्छा, ds सारा चार्ज, इसको आप ds का इंटीग्रेशन कर दो तो 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा, इनसाइड में 4 पाई r स्क्वायर, इसको नीचे ले जाओ, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ZE 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब कैपिटल R क्यूब। आंसर तो देखने में क्वेश्चन टफ लगता है, बट थोड़ा इमेजिनरी करोगे तो हो जाएगा। तो इसको भी उतार लीजिए। ठीक, ये 7 क्वेश्चन थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे बीच बीच में, मॉड्यूल में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको भी करें। इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ, पर इस वीडियो में अभी मैं इतना ही करवा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, और बाकी न्यूमेरिकल अपने मॉड्यूल में से करिए। कोई दिक्कत आती है तो मेरे को नंबर कमेंट बॉक्स में ही रखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे से आप क्वेश्चन पूछें। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।